आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज उपस्थित हुई हूँ एक नए केस के साथ। और मेरा नाम सुचेता गुप्ता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। और मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ। और मेरा जो ये पर्पस है वो बेसिकली एकदम सिंपल लैंग्वेज में ब्रीफ करने का है। और जो भी न्यू जजमेंट्स आते हैं या जो भी नए केसेस हैं या जो भी अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं इन आईबीसी लॉ में, तो उसको मेरे को जो भी है वो सिंपल वे में आपको ब्रीफ करने का है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और ये जो मेरा चैनल है वो बेसिकली सबके लिए है, चाहे वो क्रेडिटर्स हों, डेटर्स हों, चाहे वो आईपीज हों। तो आप लोगों को अगर पसंद आ रहे हो सारे ब्रीफ और ये सब कुछ, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो विदाउट एनी डिले आई जस्ट स्टार्ट विद दिस न्यू केस। तो केस का नाम है वेदांता लिमिटेड वर्सेस भुवन मदन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। तो ये जो भुवन मदन है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, कौन सी कंपनी के? जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। ये सीडी है, बेसिकली कॉर्पोरेट डेटर है। और वेदांता लिमिटेड एप्लीकेंट है इस अपील में। तो बेसिकली ये NCLT LAT को फाइल हुई है। ये ट्रिब्यूनल को बेसिकली इनिशिएट की गई है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर जो कि पास किया था। किसने पास किया था? NCLT। कौन सी बेंच है? इलाहाबाद बेंच ने पास किया था रिसेंटली एक ऑर्डर, तो उसके लिए ये अपील में गया है। तो क्या है वो बेसिकली ब्रीफ फैक्ट्स और पूरा केस क्या है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर केस था। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या इस केस में। जो आईसीआईसीआई बैंक है उसने सेक्शन 7 के अंतर्गत जो सीडी है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, इनके अगेंस्ट में एक सीआईआरपी प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी। ठीक है, और उसका ऑर्डर भी आ गया था 3/6/2024 को। और फिर उसमें क्या हुआ था उस प्रोसीडिंग में, जब आरपी ने इनवाइट किया होगा रिजोल्यूशन प्लान के लिए, तो 6 रिजोल्यूशन प्लान आए थे जो RFRP इशू हुई थी 12/8/2025 को। फिर उसके बाद एक 20th COC मीटिंग हुई, यानी क्रेडिटर्स की मीटिंग हुई है। उसमें क्या होल्ड हुआ था? 5/9/2025 को हुई थी। ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में। फिर ये जो मीटिंग हुई उसमें क्या किया इन्होंने बोला चैलेंज प्रोसेस वाज कंडक्टेड, और इसमें एक नया एक कोई चैलेंज प्रोसेस इन्होंने एक इनिशिएट किया। ठीक है, और उस चैलेंज प्रोसेस में मतलब उसमें कुछ थी कंडीशंस उस चैलेंज प्रोसेस की। तो उस केस में ओनली एप्लीकेंट एप्लीकेंट मतलब वेदांता ग्रुप, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड द रेस्पोंडेंट नंबर 3, हु वाज द रेस्पोंडेंट नंबर 3? एक अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज द कंपनी ऑफ द अडानी ग्रुप। तो इन्होंने दोनों ने पार्टिसिपेट किया था उस चैलेंज प्रोसेस में। तो एप्लीकेंट ने जो पार्टिसिपेट किया था इन द 5th राउंड, फिर और राउंड होते गए उसके। तो इनका जो फिफ्थ राउंड हुआ बिडिंग का, तो और वो क्लोज भी हो गया 5th राउंड। और एप्लीकेंट्स की बिड थी वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड थी देखा जाए तो, एज अ एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे अगर देखें, तो उन्होंने 12,505 करोड़ समथिंग अमाउंट का ऑफर किया था, जो कि हाईएस्ट कह सकते हैं एज अ एनपीवी बेस्ड वैल्यू थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 14 अक्टूबर 2025 को एक फाइनल साइंड रिजोल्यूशन प्लान रिसीव हुआ फ्रॉम द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट से। और 22nd COC मीटिंग जो हेल्ड हुई वो 15/10/2025 को हुई। और सील्ड एंड साइंड रिजोल्यूशन प्लान वाज ओपन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द COC मेंबर्स and representative of the resolution applicants. And on 15/10/2025, the RP received the clarification from all the resolution applicant, including the applicant, मतलब वेदांता ग्रुप से भी एक वो इन्होंने रिसीव किया, relating to the legal compliance and whatever is raised by the RP in consultation with the legal counsel.
तो ये सारे सारे इवेंट्स हो गए, मतलब रिजोल्यूशन प्लान पास हो गया इस केस में। बट वो जो पास हुआ वो एप्लीकेंट के फेवर में नहीं पास हुआ, वेदांता ग्रुप के फेवर में नहीं गया। वो उसमें जो सक्सेसफुल एसआरए रहे वो अडानी ग्रुप ही रहा। तो बेसिकली उसी को लेके इन्होंने चैलेंज किया है वेदांता ग्रुप ने इसको। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन इनके हैं, क्या क्या अपील में क्या क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक वेदर द ईमेल डेटेड, इन्होंने एक ईमेल की थी एप्लीकेंट ने आरपी को 8/11/2025 को, ठीक है, फॉरवर्डिंग द एडेंडम, इस मेल के द्वारा एक एडेंडम भेजा था, ठीक है, वॉज क्लैरिफिकेटरी टू द रिजोल्यूशन प्लान डेटेड दिस ऑलरेडी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट और इट हैड इफेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो क्या हम जो अडेंडम भेजा गया था 8/11/2025 को, उसको क्या हम क्लैरिफिकेटरी नेचर का मानेंगे या इस अडेंडम को हम उस नेचर का मानेंगे जिससे कोई इफेक्ट वो क्रिएट हो रहा है फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। तो पहला क्वेश्चन तो ट्रिब्यूनल के सामने ये खड़ा हो गया कि ये इसको किस नेचर का मानेंगे, ठीक है। तो इसके आंसर्स भी मैंने सबके रिकॉर्ड किए हैं सारे क्वेश्चंस के, वो वन बाय वन चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो पहले हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर। तो अब क्या कह रहे हैं कि चैलेंज प्रोसेस नोट वाज इशूड ऑन दिस डेट, ये डेट पे इशू हुआ था, एंड द चैलेंज प्रोसेस वाज कंडक्टेड ऑन दिस डेट। The purpose of conducting the challenge process was to identify the highest committed financial proposal on the NPV basis. तो मेन पर्पस क्या था इसको दोबारा से कंडक्ट करने का, आइडेंटिफाई करना था हाईएस्ट जो भी कमिटेड फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं उनको एनपीवी बेस्ड पे, ठीक है। इन द प्रेजेंट केस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस फाइनल रिजोल्यूशन प्लान वाज सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट डेटेड दिस। तो वो इन्होंने जो है फाइनल अपना रिजोल्यूशन प्लान था वो 14/10/2025 को सबमिट कर दिया। अब 23rd सीओसी मीटिंग कब हुई? 7/11/2025 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7/11/2025 को, ठीक है। द मिनट्स ऑफ द 23rd सीओसी मीटिंग डज नॉट इंडिकेट दैट एनी ऑफ द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट वाज आस्क्ड आइदर बाय द सीओसी और आरपी टू इशू एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन। तो इस जो ये 23rd मीटिंग हुई उसके द्वारा ना तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट से बोला गया ना किसी और से बोला गया कि आप जो है कोई भी फर्दर क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन हमें दो, ठीक है। बट लेकिन ऑन द नेक्स्ट डे, लेकिन 8/11/2025 को ऑन द नेक्स्ट डे एक ईमेल सेंड हुआ फ्रॉम द एप्लीकेंट की साइड से, जो वेदांता ग्रुप है उनकी साइड से। उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्टिंग द आरपी को रिक्वेस्ट किया टू टेबल द अडेंडम बिफोर द सीओसी, इट इज यूजफुल टू नोटिस द ईमेल डेटेड दिस सेंड बाय द एप्लीकेंट। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत जरूरी है अडेंडम, इसको प्लेस कर दो सीओसी को। तो अब क्या कह रहे हैं एनसीएलटी, ऑनरेबल एनसीएलटी का क्या व्यू है कि व्हेन वी टुक इनटू द अडेंडम सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट थ्रू द ऑल्दो द अडेंडम स्टेटेड that the resolution applicant is desirous of clarifying a few terms of the resolution plan which are set out in the addendum in clause 1 which dealt with the payment of the first installment of NCDs, ठीक है। तो अडेंडम में एक तो ये लिखा था कि ये पेमेंट कैसे करेंगे फर्स्ट रेंज का, एंड अपफ्रंट, इसमें ये भी था कि अपफ्रंट कैश पेमेंट लेके आएंगे, ये वाज ओनली इतने करोड़ का। एंड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्लैरिफाइड दैट इट शैल गिव एनपीवी ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन एडिशन टू द अपफ्रंट कैश पेमेंट। और ये भी उन्होंने इसमें क्लैरिफाई कर दिया था कि वो जो एनपीवी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो देंगे इन एडिशन टू द अपफ्रंट कैश पेमेंट। पहले तो अपफ्रंट कैश पेमेंट दे ही रहे हैं 3770, उसके अलावा एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दे देंगे उसके साथ ही, which shall be provided for the secured financial creditor। तो ये अमाउंट होगा एसएफसी के लिए, ठीक है। अब secured financial creditor shall receive an amount of 3770 crore and NPV of the first installment of this crore। तो टोटल अब देखा जाए तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना मिल जाएगा, अगर इस एडेंडम को पढ़ लें तो इतना करोड़ रुपया इनको इमीडिएट मिल जाएगा। इसका इस अडेंडम का जो सेकंड क्लॉज था वो कहता था
कि डील विद द फ्रेश इक्विटी और क्वेसी इक्विटी इन्फ्यूजन, और सेकंड क्लॉज कहता था इस अडेंडम का कि वो कोई फ्रेश इक्विटी इंट्रोड्यूस करेंगे या कोई नई कैपिटल एक मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे इन दी कॉर्पोरेट डेटर में। ठीक है, तो अडेंडम 10, तो दो क्लॉज थे इस अडेंडम के। तो addendum thus in its consequence clearly provide for the financial resolution plan to be modified in two manner, क्योंकि अब जो अडेंडम को अगर हम पढ़ें तो ये दो तरीके से मॉडिफाई कर रहा है प्लान को। फर्स्टली विद रिस्पेक्ट टू द अपफ्रंट कैश पेमेंट, क्योंकि एक तो इन्होंने बोला कि हम अपफ्रंट इतना पे कर देंगे, और दूसरा इक्विटी इन्फ्यूजन करने की बात की गई। ठीक है, तो द अपफ्रंट पेमेंट कम टू बी सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गया इससे, क्योंकि एनपीबी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ साथ अपफ्रंट पेमेंट भी दे रहे हैं, तो इनका कहना है कि अपफ्रंट जो पेमेंट है वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गया। नाउ एप्लीकेंट्स दस क्लियर केस वाज दैट with the addendum Vedanta would have scored 35 marks on the एनपीबी बेसिस। तो अगर हम अर्लियर स्कोर देखें तो इनका 35 मार्क्स इन्होंने मतलब स्कोर किए थे एनपीवी बेसिस पे, और वो सिग्निफिकेंटली हाई मार्क्स थे ऑन अपफ्रंट एंड इक्विटी इन्फ्यूजन पर। द एबव क्लियरली इंडिकेट दैट द अडेंडम वाज सबमिटेड। अगर इस अडेंडम को कंसीडर कर लें, मतलब पहले तो इनके जो भी है मार्क्स वो भी आएंगे अभी नीचे, कम थे, बट अगर अडेंडम कंसीडर कर लें तो इनकी सबसे ज्यादा मार्क्स हो जाएंगे। तो the above clearly indicate that the addendum was submitted by the applicant with intent to improve the evaluation metrics of the appellant. So basically जो evaluation metrics था उसको improve करने के लिए addendum इन्होंने submit किया है, and to increase its scoring to come up with the highest scoring resolution plan. तो इन्होंने जो ये increase किया है score, वो सिर्फ highest score पाने के लिए resolution plan में किया है। As noted above, द प्रोसेस नोट क्लियरली प्रोहिबिटेड, और इसके केस में एक प्रोसेस नोट ऑलरेडी इशू कर रखा था आरपीजी ने, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि एनी चेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट विच हैव बिकम फाइनल इन द चैलेंज प्रोसेस। तो उसमें उसमें मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं था। द मॉडिफिकेशन विच वॉज सॉट टू बी इंट्रोड्यूस बाय द अडेंडम by the applicant cannot be said as the clarification rather than it substantially sought to improve the scoring of the appellant। तो जो अडेंडम था उसको क्या माना गया कि ये नहीं कह सकते हम ये क्लैरिफिकेटरी नेचर है, क्योंकि इससे तो पूरा पूरा स्कोर ही मतलब अमेंड हो जा रहा है, इंप्रूव हो जा रहा है एप्लीकेंट का। ठीक है, तो व्हाट इज द होल्डिंग ऑफ एनसीएलटी कि द ईमेल डेटेड, तो बेसिकली एनसीएलटी ने बोला, ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने बोला कि जो ईमेल भेजा है 8/11/2025 को, वो सेंड बाय द अपीलेंट फॉरवर्डिंग द अडेंडम वाज नॉट क्लैरिफिकेटरी। तो हम ये नहीं कह सकते क्लैरिफिकेटरी नेचर का है टू द रेजोल्यूशन प्लान डेटेड दिस, सो ऑलरेडी सबमिटेड बाय द applicant and it had effect of modification of the resolution plan dated this, क्योंकि हम उन्होंने भी यही माना कि ये बेसिकली इसका इफेक्ट है एक मॉडिफिकेशन का, क्योंकि ये रेजोल्यूशन प्लान जो पास हो रहा है 14/10/2025 को, तो वो उसको एक तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो एनसीएलटी की इसमें यही होल्डिंग थी। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि वेदर द डिसीजन ऑफ द सीओसी इन 24th सीओसी मीटिंग वाज हेल्ड ऑन दिस डेट नॉट टू टेक द अडेंडम इनटू कंसीडरेशन इज इनवैलिड और अनटेनेबल डिसीजन है क्या? क्या हम ये मानेंगे कि इन्होंने सीओसी ने जो अडेंडम इन्होंने भेजा था इस तारीख को उसको कंसीडर नहीं किया अपनी इस मीटिंग में, क्या हम उसको इनवैलिड मानेंगे उस डिसीजन को या नहीं मानेंगे? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर है कि ऑल द रिजोल्यूशन प्लान वर कंसीडर्ड इन द 23rd मीटिंग। तो जितने भी रिजोल्यूशन प्लान थे वो सारे कंसीडर किए गए थे 7/11/2025 को, और उसके बेस पर डिसीजन पास हो गया था। ठीक है, वोट भी हो गया था रिजोल्यूशन प्लान पे। ठीक है, उसके बाद तो अडेंडम आया, क्योंकि 8/11/2025 को तो अडेंडम आया। ठीक है, तो विच डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द और ऑल द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। So we thus are the view that the decision taken by the COC not to accept the addendum cannot be said to be invalid। तो क्या बोला एनसीएलटी, ऑनरेबल एनसीएलटी ने कि जो भी
जो अडेंडम को ना एक्सेप्ट नहीं किया सीओसी ने, क्योंकि वो उस डेट के बाद आया है, 8/11 को आया है, तो हम नहीं कह सकते कि ये इनवैलिड है और अनटेनेबल डिसीजन है इनका। और द सीओसी विच कॉन्स्टिट्यूट to the financial institution are well aware of their interest and fully competent to watch the interest of the stakeholders। क्योंकि सीओसी है वो, उसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली वो वेल अवेयर है ऑफ देयर इंटरेस्ट है, और फुली कम्पिटेंट है टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। सो द स्कीम ऑफ आईबीसी इज डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इन द सीआईआरपी इज टेकन केयर बाय द सीओसी इन द time bound manner। So we thus of the view that the decision of the COC in 24th COC meeting, क्योंकि जो 24th मीटिंग हुई इनकी 14/11/2025 को अडेंडम सबमिट करने के बाद, और उसमें ये कंसीडर नहीं हुआ है, तो इट कैन नॉट बी सेड एज अ नाइदर इनवैलिड और अनटेनेबल डिसीजन। तो ये फाइनली ये होल्डिंग हो गई एनसीएलटी की। नाउ एक और क्वेश्चन है इसमें इन्वॉल्व कि वेदर द डिसीजन ऑफ द सीओसी नॉट अप्रूविंग द रिजोल्यूशन प्लान ऑफ द अपीलेंट विच गेव हायर वैल्यू ऑफ रुपीज 3,400 crore एंड हायर एनपीवी वैल्यू ऑफ रुपीज 500 crore एज कंपेयर टू द रिजोल्यूशन प्लान ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 3 डिजर्व टू बी सेटिस्फाइड। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हायर वैल्यू दी है, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू को भी देखें तो उसके बेस पे भी, और 500 करोड़ अगर कंपेयर करें जो अडानी ग्रुप का रिजोल्यूशन प्लान है उससे भी ज्यादा दिए हैं, ऑफर किए हैं, तो क्या वो डिजर्व करते हैं कि वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो ब्रिंग आर्बिट्रेरी, तो इनका कहना है कि क्या हाँ, ये तो एक आर्बिट्रेरी और प्रिजर्व कीपिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द असेट्स ऑफ द सीडी। तो जो बेसिकली क्या पर्पस है आईबीसी का कि असेट में वैल्यू मैक्सिमाइजेशन पर्पस है, तो उसको ये डिफीट कर रहा है उस पर्पस को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट ऑफर किया हुआ है। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है देख लेते हैं एक बार। एक्चुअली 3, 4, 5 तीनों के आंसर एक साथ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इसमें दिए हैं, तो इसलिए तीनों 3, 4, 5 सारे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन विल गो ऑन द आंसर्स। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेदर देयर वाज नो कंसिडरेशन ऑफ द प्लान ऑफ द अपीलेंट in 23rd COC meeting which was held on this date, and the COC abdicated its jurisdiction in favor of the BDO LLP। BDO LLP बेसिकली वो है जो इवेल्युएशन मैट्रिक्स दे रही है, कंपनी के लिए निकाल रही है। रिलाइंग ओनली ऑन द मार्क कंप्यूटेड ऑन रेस्पेक्टिव प्लान बाय द BDO LLP। तो क्या ज्यूडिक्शन है, मतलब ये इससे मतलब कह सकते हैं दोनों एक तरीके से लिंक्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनके आंसर्स एक साथ दिए हैं ट्रिब्यूनल ने। और वेदर देयर हैज बीन एनी मटेरियल इरेगुलरिटी कमिटेड बाय द आरपी इन कंडक्टिंग द रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो क्या आरपी ने कोई इरेगुलरिटी की है इस पूरे प्रोसेस को करने में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स क्या दिए हैं देख लेते हैं। एक तो इनके 3, 4, 5 के क्वेश्चंस के आंसर्स टुगेदर हैं। And in the present case, where there is no challenge to the resolution plan submitted by the respondent number 3 on the ground of any violation of statutory provision। क्योंकि अगर वो देखें तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे कह सकते हैं कि जो स्टेचुटरी प्रोविजन है सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 ऑफ आईबीसी उसका कोई वायलेशन हो रहा है। चैलेंज इज मेड ऑन द क्लेम ऑफ द हाईएस्ट प्लान वैल्यू एंड द हाईएस्ट एनपीवी वैल्यू। तो जो चैलेंज कर रहे हैं एप्लीकेंट वो बेसिकली उस ग्राउंड पे कर रहे हैं कि उन्होंने तो हाईएस्ट प्लान दिया है और हाईएस्ट वैल्यू लगाई है। तो एंड रिफ्यूजल ऑफ द सीओसी टू टेक द अडेंडम सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट, और अडेंडम भी उनका एक्सेप्ट नहीं किया है सीओसी ने। So we have already in foregoing paragraphs of this judgment has held that decision of the COC not to accept the addendum was not an तो वो वैसे ही पहले भी बता चुका है एनसीएलटी पहले ही बोल चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में कि वो उनका डिसीजन इनवैलिड नहीं है अडेंडम को नहीं एक्सेप्ट नहीं करने का। तो as noted above, for the evaluation of the resolution plan, evaluation metrics and its parameters are paramount which the COC is obliged to consider।
ठीक है। हाउएवर द सीओसी हैज नॉट बाउंड, लेकिन जो इवेल्युएशन मैट्रिक्स के वो हैं पैरामीटर्स, वो सीओसी को कंसीडर करने चाहिए, बट लेकिन हाउएवर द सीओसी वाज नॉट बाउंड टू अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान विच वाज द हाईएस्ट स्कोर इन द इवेल्युएशन मैट्रिक्स। लेकिन एनसीएलटी ने, ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया कि जो सीओसी है वो बाउंड नहीं है, कि वो उससे बाउंड हो कि उसी उसको अप्रूव करना ही करना है रिजोल्यूशन प्लान विच वाज द हाईएस्ट स्कोर इन द इवेल्युएशन मैट्रिक्स, जिसका सबसे ज्यादा स्कोर आ रहा हो इवेल्युएशन मैट्रिक्स के हिसाब से, विच इज क्लियरली प्रोवाइडेड इन द आरएफआरपी, नॉट द सीओसी इज बाउंड टू अप्रूव द रिजोल्यूशन। क्योंकि आरएफआरपी में पहले ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो सीओसी है वो बाउंड नहीं है उस प्लान को अप्रूव करने के लिए जिसमें हाईएस्ट एनपीवी मेंशन, हाईएस्ट एनपीवी हो रहा हो। तो विद रिस्पेक्ट टू द अपफ्रंट कैश पेमेंट रिकवरी ऑन विच द 35 मार्क्स वाज द हाईएस्ट मार्क्स जो स्कोर किए हैं, रेस्पोंडेंट नंबर 3 स्कोर्ड ओनली 29.30, वेयर एज एप्लीकेंट स्कोर्ड, क्योंकि पहले जो स्कोर था वेदांता का वो अडेंडम से पहले का स्कोर है 18.51 का। तो highest score was made by the Dalmia Cement of 35 mark on PV. It was the appellant who scored maximum 35 marks and the respondent 3 scored only this marks. So when we take the cumulative scores of upfront cash recovery or NPV of both the applicant and the respondent number 3, the applicant score come to these marks, and whereas the score of respondent number 3 came to this. अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें, मान लो एनपीवी का स्कोर, एनपीवी बेसिस स्कोर को छोड़ दें, तो जो स्कोर आ रहा है वो एप्लीकेंट का आ रहा है 53.51, जबकि जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 है उनका स्कोर आ रहा है 62.84। सो दस द ऑन द एनपीवी एंड अपफ्रंट कैश पेमेंट द स्कोर ऑफ द रेस्पोंडेंट 3 वाज मच हायर। तो इसमें बोला कि ट्रिब्यूनल ने बोला अगर ओवरऑल स्कोर देखें तो रिस्पोंडेंट नंबर 3 का ज्यादा है। तो total score of applicant is quantitative and qualitative parameters is this, whereas the total score of respondent number 3 is this। तो qualitative और quantitative parameters पे अगर स्कोर की बात करें तब भी respondent number 3 का स्कोर हाई है। तो we have already noticed that mere fact that the applicant has scored highest in the evaluation matrix or highest in the NPV is no obligation on the COC to approve any such plan। तो बेसिकली जो कहना है वो यही है कि भले ही आपका इवेल्युएशन मैट्रिक्स के हिसाब से हाईएस्ट स्कोर है, सब कुछ है, बट लेकिन सीओसी उस पर बाउंड नहीं है कि उसको वही प्लान अप्रूव करना है। सो इन द प्रेजेंट केस द रिजोल्यूशन प्लान ऑफ द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स वाज इवेल्युएटेड एंड द प्लान were presented before the COC by its advisors, and COC voted on this plan. So the plan of the applicant and its scoring was duly noticed and considered by the COC. So now we come to the question as to whether there is any material irregularity committed। अब ये आ गए 5th क्वेश्चन पे कि अब पहले ये चेक करना है कि क्या कोई मटेरियल इरेगुलरिटी कमिट की है कि आरपी ने इस अडेंडम को रिजेक्ट मतलब करने में या नहीं। तो फिर बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले तो जो learned counsel of the applicant has however submitted that after receipt of the email dated this from the applicant, the RP communicated the said email to the member of the COC। क्योंकि इन्होंने बोला ही था कि आप COC की मीटिंग बुलाइए और ये अडेंडम जो हमने आपको भेजा है उस पे मतलब उनको बताइए। ठीक है, तो क्या किया आरपी ने, उनको मेल कर दिया सीओसी को, भाई करना तो पड़ेगा ही। वेयर इट वॉज हैज एक्सप्रेस्ड इट्स ओपिनियन एंड अडेंडम इज इन द वायलेशन ऑफ द प्रोसेस नोट। तो उन्होंने ये बोल दिया उस मेल में, ये भी लिख दिया, अपना एक्सप्रेशन लिख दिया कि दैट द अडेंडम इज इन द वायलेशन ऑफ द प्रोसेस नोट विच वाज द मटेरियल इरेगुलरिटी। तो उन्होंने इतनी बात लिख दी इसमें कि इसमें मटेरियल इरेगुलरिटी है क्योंकि ये प्रोसेस नोट के वायोलेशन के हिसाब से। तो इट इज यूजफुल टू नोटिस ईमेल डेटेड दिस वॉट एवर इज सेंट बाई द आरपी टू द मेंबर ऑफ द सीओसी आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द ईमेल दिस। तो क्या है बेसिकली ये लैंग्वेज है उस मेल की
कि find attachment of the email dated this and the addendum, the content of which are self-explanatory. Upon the review of the content of the addendum, it appears that the addendum is the violation of, ये बात लिख के उन्होंने सीओसी को भेज दी। तो अब क्या हम कह सकते हैं रेगुलरिटी है ऑन द पार्ट ऑफ द आरपी। तो आरपी who is entitled to conduct the resolution process as per the CIRP regulation, RFRP, and the process note is not prohibited from expressing it कि V10 ऑफ द। तो अब अगर इन्होंने ऐसी कोई मेल लिख दी है तो उससे क्या प्रॉब्लम है। तो V10 आर ऑफ द व्यू दैट द स्टेटमेंट मेड इन द ईमेल बाय द आरपी टू द फॉलोइंग इफेक्ट, upon the review of the content of the addendum, it appears that the addendum is the violation of the process note, including but not limited to this clause. तो ये जो इन्होंने बात लिख दी इसमें, तो the said observation were based on the process note, तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन बता दी आरपी ने कि हम मेरे हिसाब से ये गलत है, ये वायलेशन है प्रोसेस नोट का जो अडेंडम भेजा गया है। तो यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इट appears clearly indicate that it was the tentative opinion of the RP। तो हम कह सकते हैं ये this is the tentative एक opinion है RP की, subject to the view of the COC, and COC was the body who was authorized to take the final decision on this addendum। So we thus of the view कि that above email cannot be said as has any material irregularity। तो देखा जाए तो क्या होल्डिंग हो गई इसमें भी, एनसीएलटी ने बोल दिया कि जो इसमें कोई मटेरियल इरेगुलरिटी नहीं है जो भी ईमेल आरपी ने भेजी है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो गया कि डिसीजन ऑफ द सीओसी नॉट अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान ऑफ द एपिलेंट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस और दिस as compared to the plan, this cannot be said to be arbitrary or preserve। and there was the fourth का आंसर हो गया कि there was the consideration of the plan of the applicant in 23rd meeting, this the COC abdicated its jurisdiction in favor of the BDO is not correct। The report submitted by the BDO was dealt with the consideration and deliberation by COC, so the decision of the COC based on the overall consideration of the respective resolution plan and was taken in its commercial wisdom। एंड फिफ्थ क्वेश्चन का कि देयर वाज नो मटेरियल इरेगुलरिटी वॉट एवर इज कमिटेड ऑन द पार्ट ऑफ द आरपी। तो इन क्वेश्चंस का ये आंसर सारा दे दिया एनसीएलटी ने। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं कि वेदर द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कमिटेड द एरर इन रिजेक्टिंग द आईए वॉट एवर इज फाइल्ड बाय द वेदांता ग्रुप फॉर प्रेइंग टू सेट असाइड द डिसीजन ऑफ द सीओसी विच एवर वॉज पास्ड फॉर द अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनके जो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब ऑनरेबल एनसीएलटी, उनके ऑर्डर में कोई कमी है उसको रिजेक्ट करना चाहिए उस ऑर्डर को जिससे रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था। तो क्या उसमें कोई दिक्कत है? नहीं। The NCLT, after considering the submission of the both parties which have been noted in detail in impugned order, has recorded in reason and conclusion for upholding the decision taken by the 23rd meeting, so the adjudicating authority did not commit any error। तो बेसिकली एनसीएलटी ने ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि उनके पार्ट पे कोई एरर नहीं है, रिजोल्यूशन प्लान जो पास करने का ऑर्डर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कि वेदर द सफिशिएंट ग्राउंड हैज बीन मेड आउट बाय द एप्लीकेंट टू इंटरफियर विद द डिसीजन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कोई सफिशिएंट ग्राउंड है जिसमें एप्लीकेंट इंटरफियर कर सके डिसीजन जो भी पास हुआ है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑन दिस डेट पर जिसमें रेजोल्यूशन प्लान पास हुआ था। तो बेसिकली इसका भी आंसर नो ही है क्योंकि उनके जब उनका ऑर्डर ही ठीक है तो उनके डिसीजन में कैसे कोई इंटरफियर कर सकते हैं। तो द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाइल अलाउइंग द आईए हैज एडवर्टेड to all the parameters which are necessary for the approval of resolution plan। तो उन्होंने सारे necessary वो सारे पैरामीटर चेक कर लिए हैं and detail of the member of COC and their voting amount admitted voting have been noted, सब चेक हो गए हैं। claim of the stakeholders have also been noticed, so the NCLT also upheld the eligibility of the SRA as per section 29 ने eligibility भी चेक कर ली है। treatment of creditors in the plan has also been noted and approved हो गया है।
है। सो कह सकते हैं ओवरऑल कि नो ग्राउंड हैव बीन मेड आउट बाय द एप्लीकेंट टू इंटरफियर विद द डिसीजन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जब सब कुछ ओके है तो कैसे कह सकते हैं कि देयर इज एनी ग्राउंड टू इंटरफियर विद द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। तो बेसिकली ये मेरा एक मोटा मोटी ब्रीफ था इस केस के बारे में। अगर आप लोग को पसंद आया हो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।